नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देश का एक ऐसा एग्जाम है जिसे क्लियर करने का सपना हम सभी देखते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। इसको क्लियर करने की कोई मैजिक ट्रिक नहीं है और इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि बहुत साल एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बाद भी हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं, इसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं। बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, जैसे कि कौन सी कोचिंग करें, कैसे तैयारी करें, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें। यूपीएससी क्लियर करने का सपना देखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात कैडर के आईएएस श्री आलोक कुमार पांडे जी से। उनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि उन्होंने कैसे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की। बहुत ही यंग एज में बहुत कुछ हासिल किया है आलोक जी ने, लेकिन फिर भी सीखने की अदम्य इच्छा है उनमें। तो क्यों ना उनसे बात करके उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ बेनिफिट लिया जाए। आलोक जी ने 2002 में IDAS यानी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस एग्जाम क्लियर किया, लेकिन उन्हें तो आईएएस बनना था। अपनी धुन के पक्के 2006 तक तैयारी करते रहे। अगर आलोक जी की जगह कोई और होता तो कब की आशा छोड़ चुका होता, लेकिन वो अड़े रहे और 2006 में उन्होंने चौथी बार में अपना एग्जाम क्लियर किया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी रिटन एग्जाम जो भी आलोक जी ने दिया, उसमें कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं था जिसमें वो अनुत्तीर्ण हुए हो, यानी सारे रिटन एग्जाम उन्होंने क्लियर किए। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं बात करती हूँ उनके रिकॉर्ड्स की, क्योंकि उसके बगैर तो ये चौक अधूरी होगी। तो 2 बार गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं वो, लिम्का बुक अवार्डी हैं। तो अब चलिए बात करते हैं आलोक जी से कि वो कैसे यंगस्टर्स जो की तैयारी कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, उनको अपना मैसेज देना चाहेंगे। तो आलोक जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपसे सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी वो ये है, जब यंगस्टर्स यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उनके सामने कई सारे चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं। मैं चाहूंगी आप उन पे थोड़ा सा फोकस करें। जी धन्यवाद। इनफैक्ट जो चैलेंजेस की आपने बात कही और बाद में साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, तो जो चैलेंजेस हैं वही अगर जो कलेक्टिव फॉर्म में बन जाते हैं तो ओवरऑल वो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस के रूप में सामने आते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस वक्त जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस मैंने फेस किए उनको अगर बताया जाए, बहुत थ्योरी में ना जाया जाए, तो सबसे पहले ये होता है कि जब बच्चा 12th के बाद पास आउट होकर के बाहर निकलता है और ऑप्ट करता है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा, तो वो कुछ सेंटर्स में जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सेंटर प्रयागराज है या दिल्ली की तरफ जाता है, तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, कैसे परिवेश में हूँ। एकदम नई नई चीज़ें, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस नए, फ्रेंड्स नए, किस चीज़ की तैयारी करूँ, कैसे करूँ, सिविल सर्विस में क्या पढ़ूँ, ऑप्शनल्स क्या रखूँ, ये एक दूसरा चैनल आता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी के हिसाब से वो ये सोचते हैं कि क्या स्कोरिंग होगा, क्या स्कोरिंग नहीं होगा। और उसके बाद ऑप्शनल से संबंधित बुक्स की बातें आती हैं, वो भी एक चैलेंज होती है कि कौन सी बुक अच्छी होती है, कौन सी बुक खराब होती है। तो ओवरऑल ये जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस सबसे पहले आदमी फेस करता है और उसमें कंफ्यूज होने की गुंजाइश बहुत रहती है। बट इसको देखना इस तरीके से चाहिए कि देखिए, हर व्यक्ति के लिए ये समस्याएं आती हैं। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मेरे लिए भी ये समस्या आई थी। तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि घबराएं नहीं, थोड़ा सा वक्त दीजिए, समय दीजिए, धीरे धीरे ये चैलेंजेस अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगे। ऑप्शनल ये सोच के कभी मत रखिए यूपीएससी में कि ये स्कोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे और मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल होती है। एक तीसरा चैलेंज ये बहुत बड़ा आता है, जो आज हम लोग के टाइम में भी स्टार्ट हो गया था, पहले उतना नहीं था, लेकिन आजकल, अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गया था, मैंने देखा इस चीज़ को कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो कॉमर्शलाइजेशन है वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या करें और महंगे से महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में उनका जो पैकेज है, इंटरेस्टिंग पैकेज, उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में साल 1.5 साल वो पढ़ते हैं, फिर उतनी अच्छी समझ कई बार नहीं मिले पाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोचिंग जाने से ही आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कोचिंग जाऊँ कि ना जाऊँ। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोचिंग नहीं की, लगातार 4 अटेम्प्ट्स की और फाइनली मैं आईएएस में आया। तो कोचिंग अगर जाने की बहुत इच्छा है तो बात ठीक है, अदरवाइज एक चैलेंज ये भी आता है कि मैं कोचिंग करूं कि ना करूं।
मेरे हिसाब से आप सबसे पहले सेल्फ स्टडी की तरफ जाइए। विषय को, यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए गहनता और गंभीरता के साथ पढ़ाई कीजिए। चौथा पांचवा चैलेंज जो है वो मेरे हिसाब से ये है कि देखिए, हर बच्चा रोजगार चाहता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है। वो सोचता है, ये जरूर सोचता है कि मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं सिलेक्ट होऊंगा और मुझे रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं, एक घबराहट होती है। ये एक साइकोलॉजिकल चैलेंज है, बट धीरे धीरे तैयारी करते समय अगर आप बड़े ही मनोयोग के साथ तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आराम से दूर हो जाता है। एक दूसरा चैलेंज ये भी आता है कि एक एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की, खुद की, कि मैं कब सिलेक्ट होऊंगा, कैसे सिलेक्ट होऊंगा। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल चैलेंज की तरफ बढ़ता है और आदमी उसमें अगर फंस जाता है तो घबरा जाता है, अगर उससे निकल जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से होता है। एक कॉम्पिटिटिवनेस या कंपटीशन का भी चैलेंज बहुत बड़ा है, जो यूपीएससी में इस तरीके से होता है कि यूपीएससी टोटल जब मैं तैयारी करता था तो समझ लीजिए कि मुझे लगता है 7-8 लाख लोग तैयारी इसमें एग्जामिनेशन देते थे प्रीलिम्स में, और वैकेंसीज होती थी 200, 300, 400, 500। तो यानी सक्सेस रेशियो जो है 0.001% में आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो यूपीएससी के बच्चे फेस करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कुछ चैलेंजेस हैं जिन चैलेंजेस को बच्चा जब तैयारी करता है या तैयारी के दौरान उसको कई बार ये लगता है, और ये बड़े प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, किसी के साथ होते हैं। मैं आज आईएएस में हूँ तो भी मैं मैसेज ही देना चाहूँगा कि इन चैलेंजेस को मानिए कि ये एक लो एंजाइटी लेवल पर ही बने रहें और वो आपको थ्रस्ट देते हैं, प्रोपेल करते हैं तैयारी का। आलोक जी, जब लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और पहली दूसरी बार में उनको सफलता हाथ नहीं लगती, बहुत ही कठिन टाइम होता है ये, डिसहार्टेंड हो जाते हैं लोग, समझ नहीं आता कि अब क्या करें, क्योंकि वो खुद तो अपने से निराश हो ही जाते हैं, लेकिन आसपास के लोगों की, परिवार के लोगों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की जो उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, उस पे भी खरा उतरने की जद्दोजहद होती है। तो ऐसे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखें? देखिए, कंपटीशन के समय ये तो निहायत स्वाभाविक चीज़ है कि सफलता या असफलता के बारे में आदमी को सोचना होता है। मैं अपना खुद का एग्जांपल देने के बाद ये इस मामले में दूंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस अलाइड में क्वालिफाई कर गया था, लेकिन मेरा जो फाइनल गोल था वो आईएएस प्रॉपर था। इसलिए मैंने सेकंड अटेम्प्ट किया, थर्ड किया और फोर्थ अटेम्प्ट फाइनली जब मैंने किया तब मैं आईएएस में आया। सेकंड अटेम्प्ट में भी मैं इंटरव्यू तक गया, थर्ड अटेम्प्ट में भी मैं इंटरव्यू तक गया, लेकिन हर बार असफलता मिलती रही। प्रॉब्लम होती है, निराशा होती है, डिसअपॉइंट होता है आदमी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दे सब चीज़ें। इसके लिए जो सक्सीड होने के लिए मैंने अपने जीवन में 4 फार्मूले बनाए, वो मैं अगर बताऊं तो सबसे पहले तो ये है, देखिए किसी भी स्टूडेंट के लिए या एस्पिरेंट के लिए, कि सबसे पहले वो टारगेट सेट करे। अगर टारगेट नहीं है तो आप ये जान नहीं पाते कि हमारी दिशा क्या लेनी है, और दिशा बहुत ज़रूरी होती है। आपने टारगेट सेट कर लिया, चूँकि मैं इस बारे में ही बात कर रहा हूँ इसलिए आईएएस का टारगेट या सिविल सर्विसेज का टारगेट आपने सेट कर लिया। तो टारगेट सेट करने के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हार्ड वर्क। अगर आप उद्यम नहीं करते हैं एंड लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है तो आपके टारगेट का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी चीज़ है। संस्कृत का एक बहुत सुंदर श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोर्थे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही आपको सफलता मिलती है, मन में बात को रख लेने से सफलता कभी नहीं मिलती। जैसे कि एक शेर अगर सोया हुआ है तो उसको शिकार अपने आप आकर के उसके मुंह में नहीं घुसेगा। थर्ड चीज़ होती है डेडिकेशन। हार्ड वर्क विदाउट डेडिकेशन कोई मतलब नहीं है। आपके इंटेलिजेंस में चीज़ें मेमोराइज नहीं होंगी जब तक आप डेडिकेटेड नहीं है अपनी तैयारी करने के लिए। तो आप अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो डेडिकेशन अगर या मोटिवेशन लेवल आपका हाई है, या कोई चीज़ बैक पुश कर रही है आपको, तो ही सवेरे आप 4 बजे जाग पाएंगे या रात में देर रात तक पढ़ पाएंगे। अदरवाइज इस हार्ड वर्क का कोई मतलब नहीं है कि आपके दिमाग में कोई चीज़ें ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, आप एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। सो डेडिकेशन इज़ द थर्ड पॉइंट विच आई फील इज़ थर्ड मंत्र फॉर सक्सेस। और चौथा मंत्र होता है पेशेंस। ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 अटेम्प्ट्स करने के बाद भी मैं आईएएस, 3 अटेम्प्ट्स करने के बाद भी मैं आईएएस की तैयारी करता रहा, और फाइनली चूँकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ इसलिए मुझे 4 ही अटेम्प्ट्स थे, तो मैं फाइनली सक्सीड किया चौथे अटेम्प्ट में। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। आप सफलता नहीं पा रहे हैं तो पहली बार में आप टूट गए तो आपका टारगेट, हार्डवर्क और डेडिकेशन तीनों एक चले जाएंगे। इन 4 चीज़ों को मैं कार के 4 टायर की तरीके से मानता हूँ। इन चारों टायर्स में अगर एक भी टायर पंक्चर है तो डिफ्लेटेड व्हीकल कभी चल नहीं पाएगी। गोल अचीव करने के लिए अपने कार से आप बैठ रहे हैं और गोल तक जा रहे हैं, तो अचीव करने के लिए आपके चारों टायर बिल्कुल अच्छी तरीके से होने चाहिए। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इनको अगर आप अपने मन में बैठा लें
तो आपको प्लान बी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सोचें कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं होगा तो मैं बिजनेस करूँगा, ये करूँगा, तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आपको सफलता मिल के रहेगी। इन 4 चीज़ों को याद रखिए, और इन 4 चीज़ों को अगर अपने मन में बैठा लेते हैं तो प्लान बी की आवश्यकता नहीं है। मैंने प्लान बी कभी नहीं। और सारी व्यूअर्स से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, अपने आप पे भरोसा रखिए और बस कार्य को पूरे मन से, पूरी लगन से करते रहिए और देखिए कैसे सफलता आपके कदम छूती है होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये जिंदगी जबरदस्त है। नमस्कार।